और तालीम भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि डिग्री पे और पेशे पे हमारा जोर होता है। तो तालीम इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग एंड teaching, or then there is an information that you can transfer, then there is a knowledge that is it's contextualized, and then there is a wisdom which comes with experience. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीईन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में खुश आमदीद। नाज़रीन, इल्म किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए एक कलीदी हैसियत रखता है। इसके बगैर मुआशरे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। इल्म की बहुत सी जहतें होती हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम है, रस्मी भी है, गैर रस्मी भी है। जूँ इल्म तरक्की कर रहा है, आपको बहुत सी नई उसकी वसअतें नज़र आ रही हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इल्म वो है जो आपको मुआशरे के लिए तैयार करे और एक अच्छा शहरी बनाए। हमने कहीं पे वो रास्ता शायद खो दिया है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमेशा तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज़ भी जुड़ा हुआ मिलता था, लेकिन कहीं कहीं वो वक्त की धूल ने वो तरबियत को जो है वो धुंधला दिया है, और अब हम तालीम पर ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और तालीम भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि डिग्री पे और पेशे पे हमारा ज़ोर होता है कि वो कैसे आगे हमें पैसे कमाने में हमारे मदद करेगी। जबकि तालीम का सिलसिला तो वो बकौल इकबाल ज़े गहवारे तगूर दानिश में जोई कि पैदाइश से लेके और इंसान के मरने तक जारी रहता है। लेकिन एक तालीम वो है जो रस्मी तालीम है, जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वहाँ से हमें मिलती है, और जूँ वक्त तरक्की करता जा रहा है उसकी अहमियत बहुत बढ़ती जा रही है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम ये एक पैगंबरी पेशे से मुंसलिक हैं और हमें ये मौका मिलता है कि हम जो है लोगों को इल्म सिखा सकें। लेकिन इसके अंदर कहाँ तक हम कामयाब हैं, कहाँ पे कोताहियाँ हो रही हैं हमसे, जो स्टूडेंट आ रहा है, तालिब इल्म है, वो किस कदर तैयार है, इस पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं होती हमारे में। हम सियासी उलझनों में पड़े हुए हैं, जबकि मेरा ख़्याल है इस पे गुफ्तगू करने की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए आज दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात, दोस्त कह सकता हूँ ना, दो बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, और दोनों ही का ताल्लुक़ जो है मैनेजमेंट और बिज़नेस स्टडीज़ के साथ है। दोनों फैकल्टी मेंबर्स हैं, सर नासिर महमूद और डॉक्टर अली इम्तियाज़ जो है आज हमारे साथ हैं। सब बुनियादी तौर पे आप दोनों टीचर्स हैं और यकीनन स्टूडेंट भी कभी रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। तालीम, मुख्तसरन आपकी नज़र में तालीम है क्या? तालीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने जो अपने प्रियम्बल में बयान किया है, मेरा ख्याल है आपने समंदर को कूज़े में बंद कर ही दिया है। तालीम के मतलब तो बता ही दिया है माशाल्लाह से। लेकिन मेरे नज़दीक जो तालीम है वो सिस्टमैटिक तौर पे किसी खुद सीखना या सिखाना या वो जो प्रोसेस है उसको एक तालीम कहते हैं। अब जिस तरह इसमें 3-4 किस्म की इसकी टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी, लेकिन मेरे नज़दीक यही है। अब वो जिस तरह आपने रस्मी और गैर रस्मी की बात की है, सिर्फ ये हम फ़र्क नहीं कर सक रहे तालीम में। जिस तरीके से जो हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या मदरसों में पढ़ते हैं, दैट्स अ फॉर्मल एजुकेशन, जिसको रस्मी तालीम कहते हैं, और हमारा ज़्यादातर एम्फेसिस इसी पर है। जबकि ये तीसरा हिस्सा है टोटल, अगर आप देखें तो। और जैसा आपने बताया, गोद से गोर तक तालीम का जो फ़लसफ़ा है वो जो है वो इनफॉर्मल लर्निंग है, जो आपको देखने से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कह सकते हैं, जो बड़े बुज़ुर्गों को देखते हैं, बचपन में आप अपने वालिदैन को देखते हैं, या इधर उधर के जो हालात से, मुआशरे से आप सीखते हैं। जिसे कहते हैं ना कि गोइंग थ्रू इट एंड लर्निंग इट हार्ड वेज, वो तरबियत, उसको आप तरबियत कह लें, या वो इनफॉर्मल लर्निंग है। और बाकी जो है वो एक फॉर्मल लर्निंग है जिस तरह हम करते हैं, और एक है नॉन फॉर्मल, जो आपका प्री स्कूल सिस्टम होता है, जो आपको किसी चीज़ की उसमें कैद नहीं होती, जो मर्ज़ी करो, कोई सिस्टम नहीं है। तो तालीम इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग एंड
टीचिंग, और इसको आप जो भी कह लें। और उस सिस्टम में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कि अभी बच्चा रहने दो, अभी बच्चा सीख जाएगा बाद में, ठीक है। और वहीं पे हम जो हमारे जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वहाँ गड़बड़ कर जाते हैं और हमें भुगतनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में। आई थिंक जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, थोड़ा सा टेक्निकल जो आपका सवाल था उसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। पढ़े लिखे आदमी का यही तो फायदा नहीं, so, इसके अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो ये है कि पहले एस्पेक्ट ये है कि डिग्रीज ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर एक है आपके पास डाटा है, you don't know what to do with it. Then there is an information that you can transfer. Then there is a knowledge that is it's contextualized. And then there is a wisdom which comes with experience, and you can apply it in new scenarios. पर इन दोनों चीज़ों के पीछे और इन सारे स्ट्रक्चर के पीछे एक एस्पेक्ट जो है वो हमारे पास वैल्यू एंड वैल्यूज़. सो 2 V's आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज एक ये है कि आप कौन सी वैल्यूज़ उस डाटा के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ, उस नॉलेज के साथ और उस विजडम के अंदर लेके आ रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं, और वो किस चीज़ के अंदर वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है. सो दीज आर द सर्टन पर्सपेक्टिव्स विच आई थिंक कि हमारे पास फ्रॉम डे वन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, देन फ्रेंड्स, कम्युनिटीज़, and then university, जिसके अंदर teachers, they all have to inculcate, and then आपका माशरा और आपकी इंडस्ट्री, आपके वर्क एथिक्स, ये सारे उसके साथ अलाइन हो जाते हैं. हमारा एलिमेंट ये आ रहा है कि बिकॉज लाइफ तेज़ हो गई. सो मैंने 2 V's की बात की. एक V है वैल्यूज़, द अदर वन इज़ वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग. देन देयर इज़ अ वेलोसिटी एंड वेरासिटी. सो वेलोसिटी इतनी तेज स्पीड बढ़ती चली जा रही है कि उसको समझना मुश्किल हो गया हमारे लिए. मुझे अगर आसान अल्फाज में मुझे अगर समझ आती है कि बुनियादी तौर पर जो अब रस्मी और गैर रस्मी में एक फ़र्क है जो हमारा है कि हमने उसको पॉलिश करना है, उसमें वैल्यू एडिशन करनी है कि वो जो एक तालीम चल रही है, जो आपने फरमाया कि घर वालों से भी, माशरे से भी, उसको हमने सिंथेसाइज करके, पॉलिश करके और वैल्यू एडिशन करके उसको हमने बेहतर तौर पे करना, ताकि उससे जो है वो माशरे में एक बेहतर हम अपना किरदार अदा कर सकें. अच्छा, जो सही आप फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो तालीम का जो एक बेसिक पर्पस यूँ भी कह लें कि आपको एक ऐसा शऊर मिल जाता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, और आपके अंदर एक किस्म की जो सोचने की सलाहियत ऐसी बढ़ जाती, इनोवेटिव थिंकिंग आ जाती है, और आप अपने फैसले करने के रवादार हो जाते हैं. आप उसको तालीम ही आपको एक चीज़ देती है. लेकिन आजकल जो आपका जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये वाला, आजकल में इस चीज़ की बड़ी कमी है. वो क्या है? ये दुखती रग छेड़ दिया, दुखती रग छेड़ दिया है. वो बात ये है कि अब हम देखें, आजकल आप देखें जगह जगह पे कह रहे हैं डिग्रीज़ की अब ज़रूरत नहीं है. डिग्री इज़ जस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको इंटरव्यू टेबल तक ले जाती है. इट्स जस्ट दैट रिक्वायरमेंट. उसके आगे तो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं. व्हाट ऑल यू हैव लर्न, व्हाट ऑल यू हैव गैदर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर. कुछ टेस्टेड नॉलेज है, कुछ लर्नड नॉलेज है, थिंग्स लाइक दिस. लेकिन इसको कैसे हासिल किया जाए? मेरा ख्याल है इसमें वो जो तरबियत का पहलू है, जिसे आप इनफॉर्मल लर्निंग या नॉन फॉर्मल लर्निंग कहते हैं, उसका बहुत हाथ है. जो वैल्यूज़ का जिक्र इन्होंने किया, अब उसमें अगर हम टीचर्स के लेवल पर भी अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को, जो हम उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं कि मैंने आज, और जबकि आप इसको अगर इस्लाम में देखेंगे तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर चीज़ करके दिखाई. बल्कि इसमें एक, मुझे अभी उसके अरबी में उसके वर्सेस याद नहीं है, लेकिन उसका लोगे लबाब ये है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसको किसी की तबलीग करने के लिए अल्फाज नहीं बल्कि उसके अपने अमल हैं. माशाअल्लाह, बिल्कुल. तो जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं कुछ करते हुए, तो आप गैर इरादी तौर पे, लाशोरी तौर पे यू आर गेनिंग एवरीथिंग, और आप वो करने के अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे यू डू द सेम थिंग विच योर फादर यू हैव बीन वॉचिंग हिम डूइंग. इसी तरीके से मेरा ख्याल है हम इसको, अगर हमारे जो असातिज़ा हैं वो भी एक रोल मॉडल बन जाएं, और वो भी अपने अंदर नहायत ही प्यार और मोहब्बत के साथ अपना रोल मॉडल पेश करें,
मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा बच्चों को सीखने के लिए। ये इस माई पॉइंट ऑफ। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो वाला काम नहीं कि बेटा झूठ नहीं बोलना। हाँ, और खुद बेल बजी, बेटा देखो कौन है, कहना मैं घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, हमारे इतने अभी जो हम सिस्टम, देयर आर सिस्टम्स ऑफ, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। जिस तरह आजकल WSES भी चल रहा है, वहाँ पे रूट सिस्टम है या फ्रॉबल्स का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, O लेवल, A लेवल, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जो सिस्टम में, हमारे सिस्टम में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि फैकल्टी मेंबर को मजबूर कर दिया जाता है झूठ बोलने पे। यानी कि आपने वो डाटा भी करना है, वो व्हाई कांट वी मेक इट सिंपल? आई थिंक वी कैन। और आप अपने आप के रोल मॉडल पेश करें, स्टूडेंट भी कहेगा यार ये टाइम पे आता है, ड्रेस साफ सुथरा पहनता है, पाकीज़गी का दर्स दें। मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं जो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूलिंग, या आजकल वो फैशन उसको कह लें या कुछ कह लें, ये हमारी बेसिक इक़दार के खिलाफ है। मतलब पढ़ाना आता है बजाय इसके कि उसको कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन पढ़ाना नहीं आता, तो ये कुछ एक बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? हाँ देखिए, इसके अंदर जो बड़ी ज़बरदस्त, अब वो हम पहले वी की बात कर रहे थे, हम ते पे आ जाते हैं जिन्होंने तरबियत की बात की, तो हम जो हैं कि आपने रिसर्च करनी है, राइट? रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर आपने तहकीक करनी है, आपने उसकी डेप्थ में जाना है और उसके ऊपर टाइम लगाना है। क्योंकि वही बात है कि क्योंकि हम वी आर इन अ जनरेशन विच हैज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन। यंगर लॉट, यंगर टीचर्स, दे आर गेटिंग मोर हुक टूवर्ड्स दैट। सो आई थिंक जब आप तहकीक ज़्यादा करेंगे, आप उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगाएंगे और उसका रूट कॉज एनालिसिस डिफाइन करना शुरू करेंगे, रादर दैन स्टीरियोटाइपिंग विच इज़ अ शॉर्टकट। हम अगर आर्कटाइप्स पे जाते हैं कि उसके अंदर उसका जो बेस ऑफ ओरिजिन है उस बच्चे का या उस पर्सन का, वो क्या है, तो वो किस साइड से आ रहा है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम जाते हैं क्लास के अंदर या स्टूडेंट एक दूसरे को देखते हैं, तो हम ग्रुपिंग कर देते हैं देख के, विदाउट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। फिर उसके अंदर अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो हम उसको इंटेलिजेंट समझ लेंगे, जो कम बोल रहा है उसको हम साइडलाइन कर देंगे। दीज आर द सम एस्पेक्ट्स। मगर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि सिंप्लिसिटी की आपने बात, आई थिंक द ब्यूटी ऑफ तहकीक इज़ ऑल्सो इन सिंप्लिसिटी, कि आपने चीज़ को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करें और आसान करके ताकि अगले को समझ भी आए। एक हमारे लिए एक पॉइंट मैं कहता जाऊँ, उसके बाद फिर जाए कहाँ नहीं, वैसे कॉफ़ी बड़े मज़े की, आई रियली एंजॉय इसमें सिर्फ लेके मतलब। सो पॉइंट वो यही है कि आई थिंक वी नीड टू, जैसे हमारे पास देयर आर सो मेनी गाइड्स एंड सो मेनी बुक्स, सो मेनी पॉलिसीज विच आर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को। तो हमारे पास, मैं सोच रहा था, अभी कल परसों की बात थी, मैं सिर्फ सोच रहा था हमारे पास तो 2 किताबें होनी चाहिए। एक फैकल्टी की सारी चीज़ें फैकल्टी वाली, उसके लिए 10 पॉलिसीज़ और 10 डॉक्यूमेंट्स और 10 जगह ना जाना पड़े, और एक स्टूडेंट के लिए शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन में मैं खुद भी रहा हूँ, सो उस वक्त तो ध्यान नहीं आया मगर ये कि उसके बाद बाज़-औक़ात इंसान सीख जाता है। तो ये एक अपने ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन है जो मैं आपके फोरम से ये मैं बताना चाहूँगा कि हमने हर चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी, टीचिंग में कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी है, तरबियत के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम तहकीक के लिए हमारे पास टाइम नहीं। सो आई थिंक ये एस्पेक्ट्स को आसान कर सके। नाज़िर ने मेरे ख्याल है वही बात की, वो एक टीवी प्रोग्राम में कि वो बुलाया मुझे उन्होंने हायर एजुकेशन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, तो वो चूँकि अब हम हैं हायर एजुकेशन से तो जाहिर है, तो वो चले वो बातचीत तो जो चलती रही, वो प्रोग्राम के एंड में मुझे होस्ट ने कहा कि सर जाते जाते मैसेज आप हायर एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने उसको कहा बेटा बेसिक प्राइमरी एजुकेशन इम्प्रूव करो। बिल्कुल वो थोड़ी सी उसने समझा, पहले मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं मैं संजीदा हूँ कि वो बुनियाद आप जब ठीक करेंगे तो तब आगे उसके ऊपर बाकी चीज़ें। लेकिन हम अब चूँकि हम तो यही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आके अब बात की हमने, एक स्टूडेंट इनपुट भी आ रही है, ख़ास टीचर्स भी आ रहे हैं, तो कहाँ आपको बुनियादी, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें होंगी, बट बुनियादी नुक्ता कहाँ गड़बड़ नज़र आती है? मेरे नज़दीक तो अब देखना, जो आपने बात की है वो बड़ी बुनियादी बात है
कि हमारे तालीमी निज़ाम में और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके तालीमी निज़ाम में फ़र्क ये है कि जब बच्चा मैट्रिक लेवल पे, जो भी उनके हिसाब से स्टैंडर्ड होता है मैट्रिकुलेशन का या एफएससी का, पहुंचता है, तो बेसिकली उसकी जो तरबियत, उसकी ग्रूमिंग, इनिशियल प्राइमरी टीचिंग की वजह से उसके दिमाग में लाइन क्लियर होती है कि मैंने क्या बनना है, मैंने नौकरी करनी है, मैंने फिलोसफर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पीएचडी करनी है या बिजनेस करना है। हमारे तो पीएचडी वाले को भी नहीं पता होता कि आगे क्या बस दिस इज द आंसर। हमारे यहाँ आप यकीन करें कि मैं बीबीए में या एमबीए में जब वो फाइनल अपना सिलेक्ट करते हैं जो मेजर्स, उस वक्त बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से लाइन अपनाएं, हालांकि वो 4 सेमेस्टर कर चुके हैं, और एमबीए में भी और बीबीए में भी। और यही मेरा ख्याल है, डॉक्टर साहब से मैं मेरा ख्याल है मुत्फिक होंगे इस चीज़ से, दूसरी फील्ड्स में भी यही हाल है कि कोई कहता है जी मेरा शौक नहीं है पढ़ने का, लेकिन मेरी वालदा कहती है मैं ये बन जाऊं। कोई कहता है, मेरा वालिद कहता है बिजनेस में हाथ बटाओ, मेरा तो दिल करता है कि मैं, जिस तरह वो एक बड़ी अच्छी वो एक फिल्म भी थी 3 इडियट्स वाली, वो क्या नेशनल ज्योग्राफिक का फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन बाप उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहा है। सो ये इसी जंग में जो आप एक स्टूडेंट के दिमाग में एक लड़ाई चल रही होती है जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाता है। मैं आपके इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग से मुझे वाकया याद आ गया। मेरे पास एक दफ़ा, ज़ाहिर नाम तो नहीं लेते, एक बड़ी सीनियर फैकल्टी मेंबर जो हैं वो आई, उन्होंने कहा सर वो एक बच्ची को समझाना है। तो क्या समझाना है, बुला लें, वैसे तो आप खुद ये काम करती हैं, आपका काम है तो समझाइए। तो उन्होंने कहा नहीं वो भतीजी है जो है ना, वो समझती नहीं है, मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। मैंने कहा जी ले आइए। वो बच्ची आ गई और बिठाया, मैं कहा हाँ जी अब मसला। सर ये बच्ची जो है, इसके इतने अच्छे नंबर हैं, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में इसको दाखिला मिला है, ये कहती है मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना। तो मैंने कहा मसला कहाँ है? तो मैंने उसको पूछा, बेटी को, मैंने कहा भाई बताओ। उसने कहा सर मुझे शौक़ है हमेशा से, मैं जानना चाहती हूँ दुनिया के बारे में, तो पढ़ती भी रहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। मुझे अब नंबर गलती से अच्छे आ गए तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उधर कर दी, मेरा वहाँ दिल, मैंने इनकी खातिर वहाँ पे गई, मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं अब कह रही मैंने आपकी मर्ज़ी पूरी कर दिया, मुझे मेरी। तो अब टीचर हो के हम, तो मैंने उसको कहा बच्चे बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, जो कर रही हो, जहाँ दिल करता है वही काम करो। तो मुझे कहती है सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा यार यही तो मैं कह रहा हूँ, और एज ए टीचर कम से कम आपको तो ये रियलाइज़ करना चाहिए बिल्कुल कि जहाँ उसका अगर दिल नहीं लगेगा तो वो क्या कर लेगी, वो अच्छा डॉक्टर भी नहीं बनेगी। सर उन जो पेरेंट्स, वो जो अपनी बेटी को लेकर आए, उनके और बच्चे थे उनके अलावा? जी माशाल्लाह। वो दोबारा नहीं लेके आए होंगे आपके पास? मेडिकल करा रिलेशन करा। अच्छा, लेकिन जो आपने बात की ना डॉक्टर साहब, इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम जिस तरह बातें कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आइडियल भी बातें करेंगे, ज़ाहिर बात है। ज़रूरी नहीं है कि हम भी वो चीज़ फॉलो, वी आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, हम भी वो गलतियां करते हैं, हम भी अपने बच्चों की तरबियत में वो कुछ कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मुआशरे का एक अजीब किस्म का प्रेशर है हमारे, लोग क्या कहेंगे, थर्ड वर्ल्ड मेंटालिटी, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे ये भी एक बहुत एस्पेक्ट है, लोग क्या कहेंगे और आगे जाके तुम क्या करोगे, इसमें फिर लगता है कम है। जब हम डेफ्ट में जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला पे जो तवक्कल है ना, उसकी कमी का भी एहसास होता है। हमारे अंदर तवक्कल नहीं है, हमें बस यही सोचते हैं कि जो है सामने है, अगर पढ़ लिया तो कर लिया। ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से भी थोड़ी लौ लगा लें, अल्लाह ताला को भी दोस्ती कर लें, अल्लाह ताला से भी वो भी मदद करेगा। नियत सही रखें तो रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह हर आजकल तो ट्रकों भी, लेकिन नियत साफ मंजिल आसान। अब वैसे आज सारे ते पे चल रहे हैं, इनकी तरबियत, तहकीक और तवक्कुल। मेरा ख्याल है थीम चेंज कर। अच्छा, नहीं, इसके अलावा एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, वो आपने पूछा ना कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, जजमेंटल। आई मीन इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टीचर्स हैं ना, वो स्टूडेंट्स के बारे में दे आर जजमेंटल। आई थिंक वी शुड नॉट बी जजमेंटल। थोड़ा वक्त दें उसको, हो सकता है वक्ती तौर पे अगर उसका कोई एक एक्शन है, उसकी वजह से आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को गेज करना शुरू कर दें कि वो इस तरह का है, एक दिन वो देर से आ गया, या एक उसका रिजल्ट ठीक ना हुआ, या एक जवाब उसने सही ना दिया, या एक जगह आपसे कोई गलती कर दी, तो आप उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि वो पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है, बिहेवियर उसकी ऐसी है। जबकि
जो बेसिक तालीम का मेन पर्पस ये है कि इट शेप्स योर बिहेवियर, ठीक है ना, कि आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है? अब ऑल ऑफ अस नो कि नमाज क्यों है, रोज़ा क्यों हम पे फ़र्ज़ है। जब आप नमाज पढ़ते हो और नमाज के जो अहकामात हैं, नमाज आपको क्या सिखाती है? पंक्चुअलिटी, पाकीज़गी, लाइन में खड़े होना, और एक जब अतात अल्लाह ताला ने बुलाया अल्लाह अकबर, दौड़ो मस्जिद की तरफ, ठीक है ना। जब ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती और आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, तो फिर मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। और इमाम को भी फॉलो करना, इमामत कहते हैं वो, इसमें तो हुक्म है कि अगर आप घर से निकलो, अगर चाहे दो ही हो, तो निकलने से पहले फैसला कर लो कि आपका लीडर कौन है, आप हैं या आप हैं, और जिसको फैसला कर लो तो फिर उसकी अताअत करो चाहे वो गलत कह रहा है। ये तो हुक्म है अपने दौरे हाजिर के इमाम की या लीडर की। बच्चा आपके पास तो वो 14, 15, 16 साल की तालीम हासिल करके आया है, तो वो कुछ प्रूफ करके यहाँ तक पहुँचा है, तो बिल्कुल आप पहले दिन ही जो है वो एक राय कायम कर लें, खुदा बन जाएं और आप कहें कि नहीं भाई ये तो फारेगा ही और ये बहुत आला है। तो मेरा ख्याल है आई मे बी रॉन्ग, ये मेरा सोच है, मेरा सोच है। हमें तो काम करने की जरूरत है। बेसिकली जो भी हमारे पास आया, हमारा तो फर्ज ये होना चाहिए ना कि हमारे पास जहाँ आया है, जब हमारे से जाए तो उससे बेहतर, एवरी नेक्स्ट डे शुड बी बेटर देन द प्रीवियस। अच्छा सर, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, और मैं आपकी बात से भी, जो आपका पिछला वाक़या था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पेरेंट्स आर कमिंग एंड दे आर आस्किंग कि भाई मैंने इसके नंबर बड़े अच्छे हैं, एप्टीट्यूड इस साइड पे है, इंटरेस्ट इस साइड पे है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग विद इन द चाइल्ड, एंड पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी डॉक्टर कर लें क्योंकि ये सक्सेस है, टीचर कह रहा है कि भाई उसका शौक़ है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट एक हमेशा रहता है, और इसका एक जो मैंने इसकी बड़ी ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन इन अ गुड सेंस और इसका क्योर इन अ वे देखा, वो है मास्ट्रिख्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम है मास्टर्स इन कंसल्टिंग। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि अ पर्सन कम्स इन, उनके पास प्लेटर ऑफ ऑल द कोर्सेज आर रिटन इन फ्रंट। वो पहले दिन आपके एकेडमिक एडवाइज़र के साथ बैठता है बच्चा, और वो अपना प्रोग्राम खुद डिफाइन करता है। अब वो जब देखा टेलर मेड वो बच्चा खुद टेलर मेड कर रहा है, और उसके बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि ये मैंने करना है। अब उसके पेरेंट्स भी गाइड कर रहे हैं, उसके टीचर्स भी गाइड कर रहे हैं, और एकेडमिक एडवाइज़र भी उसको गाइड कर रहा है थ्रू आउट दैट किड्स जर्नी। और जो आउटकम जिन बच्चों के साथ मैंने वहाँ इंटरेक्ट किया, दैट वाज अमेजिंग। उनकी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा उनके अंदर एम्बेडेड आ गया क्योंकि उन्होंने खुद वो डिज़ाइन किया। अब इसके अंदर एक पॉइंट जिसके अंदर हम आते हैं, वो ये हम बात करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ होनी चाहिए। न्यू अभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किसने सुना था? यस, बिल्कुल सही। अब एक बच्चा इंजीनियरिंग भी बनना चाह रहा है, एक बच्चा जो है मेडिकल भी करना चाह रहा है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग न्यू फील्ड केम आउट। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मेडिसिन, मेडिसिन एंड मैकेनिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेटरी है, जो मेडिकल सर्विसेज को कर रहे हैं। तो आपके पास फील्ड्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुकी हैं। अभी एज यू नो दैट आई एम टीचिंग इन सप्लाई चेन साइड, इसके अंदर फाइनेंस भी है, सप्लाई चेन फाइनेंस भी है, इसके अंदर ट्रेड भी है, HR भी है। सो इसके अंदर सारे वो फैसेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, प्लस नेटवर्क, हाउ द नेटवर्क रिस्पॉन्ड्स, वो भी है। ये भी नई फील्ड है इन अ वे फॉर अस। बड़ा सही बात कर रहे हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते ही एक अपनी वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी कमेटी की वो मीटिंग की, उसमें हमें ये एहसास हुआ, बल्कि एहसास दिलाया गया कि हम जो सब्जेक्ट्स लेके बैठे हुए कोर्सेज, उनमें से अक्सर शायद जो हैं वो रिडंडेंट हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और नए वो लाने की ज़रूरत है। तो ये तो आपने वक्त के साथ साथ चलना। नहीं, आप ये देखें ना, इसमें जब हम थे, यानी कि मेरी एज भी थोड़ी 60 प्लस, सीनियर सिटीजन, तो उस वक्त चंद साल पहले की बात है कि देयर यूज्ड टू बी जो फ्यूचर होते थे बच्चों के, शादियों वादियों के हिसाब से भी, वैसे भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर या फौज में, इसके 3 के अलावा और कुछ नहीं था। और मैं आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग में सिर्फ 3 इंजीनियरिंग्स थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। आज आप देखें एक इंजीनियरिंग में मेरा ख्याल है कोई 50 इंजीनियरिंग की शाखें हैं। वो यही है कि मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्केट बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़माना ऐसा आ गया है
तो ये डॉक्टर साहब की बात को मेरा ख्याल है ये वही चीज़ है। अब हमें भी ज़रूरत है कि हम उसके साथ वी हैव टू कीप पेस विद दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, अभी बुनियादी तौर पे वो स्टूडेंट की तरफ से भी ज़रा हम सोचने की कोशिश करें कि जो वो बुनियादी तौर पे चलें, जो भी तालीम मिली उसको मिली, अब वो आ रहा है, उसने सोचना है कि क्या है, वो उसका जो जहन है जो कि कंफ्यूज है, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एज ए टीचर। वो बाकी चीज़ें तो अभी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे और वो है, बट बुनियादी तौर पे जब हमारे पास आता है तो हम उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। एक जो मेरी अप्रोच है विच आई विल स्टार्ट कि हमारे जो सबसे सीनियर लोग हैं उनको हम कहते हैं कि वो ज़रा लेटर सेमेस्टर में आए। हमारे जो सबसे सीनियर लोग हैं उनको सबसे पहले सेमेस्टर में आना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये लोग वो डिसिप्लिन, ये लोग वो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं और ये वो तहकीक करके आ रहे हैं जो एक बच्चे को वो ऑब्ज़र्व करेंगे तो इमिजिएटली कैच कर लेंगे। एक यंगस्टर who is just graduated or has just started teaching will not be able to understand the dynamics. एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक। डॉक्टर साहब इस पे तो एक अलहदा प्रोग्राम रखना पड़ेगा आपको, इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ये हुआ भी था आज से तकरीबन कोई 12-13 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हियर इन यूनिवर्सिटी हमारे जो रेक्टर साहब थे उन्होंने खास तौर पे कहा, हदायत की गई थी कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं they will be teaching BBA 1, MBA 1 and the beginners, the freshmen, ताकि उनको आपके जो सोशल, मॉरल, रिलीजियस और ये थॉट्स और इस तरह की चीज़ों से आगे दें, शऊर उनमें उजागर करें। पढ़ाई तो होती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता खुद सीखेंगे वो, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड। अमल नहीं हो सका, उसकी बहुत सी वजूहत हैं अभी, लेकिन वो मुझे जो है इशारा मिल चुका है कि वो अभी आपको लगा होगा कि ये अभी तो तशनगी रह गई। नहीं, वैसे मैं एक चीज जरूर कहा, कॉफी मेरी बड़ी जबरदस्त थी तो ग्रीन टी आपकी भी कम नहीं और पानी मेरा। तो वो इसको मेरा ख्याल है ये हमें बात करने की ज़रूरत है इस पे, लेकिन वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगली बैठक तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।